हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग जो है ज्योग्राफी के सेशन को करेंगे और कंटिन्यू ये आपकी सीरीज चलते रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, चाहे वो आप बिहार दरोगा करो, बीपीएससी करो, बिहार पुलिस करो, या कोई भी एग्जाम्स अगर आप करते हो, तो इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी या फिर आप पूरे ज्योग्राफी की बात अगर करते हैं तो उसमें एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। और उसमें भी आपको मैं बता दूं कि ज्योग्राफी में हम लोग सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले इंडिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंडिया का इंट्रोडक्शन से संबंधित हम लोग अपने क्लासेस को करेंगे। तो अभी से आज से आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू मिलेगी। तो चलिए हम लोग आज अपने इंडिया के इंट्रोडक्शन से संबंधित चीजें को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस है, उसको हम लोग बताते जाएंगे, धीरे धीरे से चीजें को समझेंगे। और आपके पास अगर कंटिन्यू आप अगर इसको देखते हैं तो आपके पास जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, एक क्वेश्चंस का पूरा लेवल आपको पता चलेगा। तो चलिए, और अगर आप थ्योरेटिकल चीजें देखते हैं ना, तो उसमें आपको जब क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ चलो ठीक है तो हम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है आपका, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यहां पे भारत दिया गया, हम अपने भारत में रहते ही हैं। अब इसके बारे में यह देखना है कि भारत के बारे में क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है और संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो भारत है पूरी पृथ्वी पे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं या जितना भी क्षेत्रफल है, क्या उसका 2.4% है। और एरिया के दृष्टिकोण से क्या हमारा भारत 6ठे नंबर पे है? तो यह स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब यहां पे चीजें आपको बताना है। अब उसके बाद इसका ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही कथन का चयन करना है। क्या करना है इसमें? तो ध्यान में रखना, इसमें सही कथन का क्या करना है? चयन करना है। सही कथन का क्या करोगे? तो चयन करें। ठीक है, अब इसमें यह स्टेटमेंट दिया गया, आइए समझते हैं। ध्यान से आप एक चीजें देखिएगा कि भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ध्यान में रखना कि भारत जो है भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एकदम से चीजें ध्यान में रखना कि दृष्टिकोण से कौन से जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? तो 7वां जो है आपका सबसे बड़ा देश है। एकदम से चीजें ध्यान में रखना। अब कहने का मतलब यह है कि आप भारत से 6 बड़े बड़े देश हैं, बिल्कुल 6 बड़े देश हैं। आइए उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहला 1 नंबर पे आप ध्यान में रखना, सबसे बड़ा जो है आपका रूस है। सबसे बड़ा क्या है? रूस है। सेकेंड नंबर की बात अगर करते हो तो सेकेंड नंबर पे कौन आता है? तो कनाडा आता है। थर्ड नंबर की बात अगर करते हैं तो देखो कहीं कहीं पे थर्ड पे यूएसए है, कहीं कहीं चीन है, तो हम यूएसए को कंसीडर करते हैं। किसको? यूएसए है। फोर्थ नंबर की बात अगर करते हैं तो फोर्थ नंबर पे चीन है आपका। फिफ्थ नंबर की बात अगर करते हैं तो फिफ्थ नंबर पे कौन आ जाएगा? चीन। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? तो ध्यान में रखना, उसके बाद आपका ब्राजील है। और 6ठे नंबर पे कौन है दोस्त? तो 6ठे नंबर पे ध्यान में रखना, 6ठे नंबर पर आपका देश एक ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया नाम से एक महादेश भी है और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में भी एक देश है। ठीक है ना? तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। थोड़ा सा यहाँ पे हम अलग लिख देते हैं, अलग जगह पे। ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? 6ठे नंबर पे क्या आ जाएगा? तो एकदम से ध्यान में रखना कि 6ठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद अगर 7वें नंबर पे बात करें तो हमारा देश भारत है। और तो याद में रखना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर आप बात करते हैं कि हमारे भारत के पास
कुल एरिया का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। ये चीजें तो सही है कि क्षेत्रफल में क्या कितना परसेंट है, तो 2.4% है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। बिल्कुल ध्यान में रखना, हमारी पृथ्वी पे, हमारी ये जो पृथ्वी है ना, हमारी ये पृथ्वी है, यहाँ पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। तो ध्यान में रखना, सबसे बीच में इक्वेटर गई हुई है। सबसे बीच में क्या गई है, इक्वेटर। उसके ऊपर में आपका कर्क रेखा है। तो जहां से कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है ना, तो कर्क रेखा हमारे भारत को बीचों बीच से गुजरती है और भारत के, ध्यान में रखना, 8 राज्यों से क्रॉस करती है। कितने राज्यों से क्रॉस करती है, तो भारत के 8 राज्यों से क्रॉस करती है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 सही है। तीसरा नंबर देखो, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नहीं मेरे दोस्त, एकदम से आपको ध्यान में रखना है कि भारत क्या पूरी तरीका से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? नहीं, भारत जो है आपके आधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और आधा किस में है, तो ध्यान में रखना उपोष्ण, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपका क्या है, गलत है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। तो इसका मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। कौन सा? सिर्फ 2 सही है, बाकी 3 भी गलत है और 1 भी गलत है। देखिए मिसप्रिंट होने के कारण इसमें ऑप्शन जो है आपका सही से नहीं दिया गया, लेकिन इसका स्टेटमेंट केवल जो है क्या चीज है, इसमें केवल जो है 2 इसका सही हो जाएगा। तो सिर्फ 2 इसका क्या है, सही है। ये भी चीजें ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। अब देखो हमारे भारत के बारे में दिया गया है, हमारे भारत के ही बारे में। यहां पर देखिए क्या है कि भारत, देखिए भारत स्टेटमेंट नंबर 1 ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, पहले देखो क्या है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। बिल्कुल गलत है। अभी जस्ट मैंने बताया भारत क्या चीज है, विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, सॉरी 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देखो एरिया का, तो यहीं पे ये गलत हो गया। आगे देखो संपूर्ण भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, नहीं ये भी गलत है। और आगे देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करते हैं, मतलब कि करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल देखिए इसमें भी मान लिया जाए एक ऑप्शन अगर दे देते हैं, ठीक है, तो इसमें केवल कौन सा सही हो जाएगा, एकदम से चीजें ध्यान में रखना। इसमें केवल और केवल 3 सही है। केवल कौन सा, तो 3 सही है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश नहीं, हमारी दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपना अपना एक से, कोई एक भी अपना मानक समय रेखा है रखा है, कोई एक से अधिक भी रखा है। तो हमारा भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। ध्यान में रखना 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट देशांतर है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट देशांतर है। अब जब 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर ये रखा हुआ है तो यहां पे चीजें ध्यान में रखना। 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, तो ये मानक समय रेखा, और इसी एक मानक समय रेखा से पूरे भारत की समय चलती है। क्या करती है, पूरे भारत की समय जो है काउंट होती है। और 82.5 डिग्री जो है भारत के 5 राज्यों से क्रॉस करती है। कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से क्रॉस करती है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से क्रॉस करती है। तो इसका मतलब सिर्फ इसका स्टेटमेंट 3 सही है, बाकी 2 गलत है। मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया। दोनों के बारे में मैंने क्या आपको बताया। तो भारत का मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। क्या है, 82.5 डिग्री आपका ईस्ट देशांतर है जो भारत के 5 राज्यों से क्रॉस करती। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 राज्यों से क्रॉस करती है, तो मैडम बताइए, देखो कभी कभी आपसे नॉर्थ से साउथ से अगर आपसे पूछ दे कि नॉर्थ से साउथ का क्रोनोलॉजी बताइए, तो सबसे पहले आता है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे पहले कौन आएगा, तो एकदम से ध्यान में रखना, सबसे पहले आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका देखिएगा, ध्यान में रखना, उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश। ध्यान में रखना क्या चीजें, मध्य प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश के बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या आएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका आता है उड़ीसा।
कौन आएगा? उड़ीसा। और उड़ीसा के मेरे दोस्त ध्यान में बाद में रखना एक आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से आपका मानक समय रेखा 82.5 डिग्री क्रॉस करती। अच्छा, कहां से स्टार्ट होती है? अगर ये चीजें आ जाए तो ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर। जिसका नाम क्या है? मिर्जापुर। और यहीं से आपका मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट जो है क्या करती है? तो क्रॉस करती है। ठीक है ना? तो इसका स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। ये भी चीजें ध्यान में रखना। और इसी से, और यही आपका जो टाइम है, इससे पूरे भारत का जो है समय काउंट होता है। वहीं पे अगर चीन की बात करते हो, कनाडा की बात अगर करते हो, या कोई अन्य देश की बात अगर करते हो, तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा ब्रॉड होता है ना, वो एक से अधिक मानक समय रेखा क्या करता है? यूज करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा भी अगर आपको ज्ञान होगा तो आप अक्षांश और देशांतर के बारे में देखे होंगे। तो देशांतर रेखा जो हमारी पृथ्वी पे, एक काल्पनिक रेखा जो हमारी पृथ्वी पे पूरे खींची गई है, वो समय का ही निर्धारण करता है। जब आप एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा में जाते हैं, मतलब एक देशांतर रेखा से दूसरे पर जब आप जाते हैं तो आपको 4 मिनट का अंतर होता है। तो आप ही बताइए, जब एक बहुत बड़ा एरिया वाला जब अगर कोई देश है और वहां पे अगर एक ही समांतर ये मानक समय रेखा होगा, तो बताओ एक छोर से दूसरे छोर में कितना समय का अंतर हो जाएगा? कितना समय का अंतर होगा? इसीलिए जो ज्यादा क्षेत्रफल वाले जो देश हैं, जैसे रसिया हो गया, चीन हो गया, कनाडा हो गया, ये सब एक से अधिक मानक समय रेखा यूज करते हैं ताकि टाइम का ज्यादा डिफरेंस ना हो। लेकिन भारत का अगर ईस्ट से वेस्ट तक का अगर आप देशांतरीय अंतर को देखते हैं तो लगभग मतलब कि 30 डिग्री का देशांतरीय अंतर है। कितने का? 30 डिग्री का है। तो 2 घंटे का अंतर होता है। तो 2 घंटे तक आदमी मैनेज कर लेता है। इसीलिए हमारे भारत में एक ही मानक समय रेखा है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे यहां पर देखो क्या है कि निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन करें। ठीक है ना? अब यहां पे देखो क्या है कि सही जोड़े को जो है चयन करें। अब देखिए इस क्वेश्चंस का जो है ना आपका ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया गया है, क्योंकि हो सके इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में अब देखो यहाँ पे क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? अब देखिए इसमें जो कथन दिया गया है, इसमें आपके असत्य कथन का चयन करना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है ये। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। अच्छा ये बताइए, तीसरा देखो, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 है। तीसरा देखिए, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। देखिए हालांकि आज से मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक तो भारत की जो भी जनसंख्या है, मैं आपको ये चीजें बता दूं, मैं आपको ये चीजें बताऊं कि आप ध्यान में रखना कि एक यहाँ पे अभी ये पहले का मतलब कि डाटा के अकॉर्डिंग। अब देखिए स्टार्टिंग अभी की अगर हम बात करते हैं तो याद में रखना जनसंख्या के दृष्टिकोण से, किसके? जनसंख्या के दृष्टिकोण से, कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से अब जो है वर्तमान में भारत बाबू प्रथम नंबर पे आ गया है। क्या चीज है? प्रथम नंबर पे आ गया। और अगर आप चीन की बात अगर करते हो तो चीन आपका सेकेंड नंबर पे है। क्या? सेकेंड नंबर पे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार 142.83 करोड़ 883 करोड़ जो है किसकी जनसंख्या है? भारत की जनसंख्या है। और दूसरा चीन की बात अगर किया जाए तो 142.54 ठीक है ना करोड़ किसकी जनसंख्या बताई जा रही है? तो ध्यान में रखना चीन की जनसंख्या बताई जा रही है। अर्थात जनसंख्या के दृष्टिकोण से बधाई हो आपको, आप एकदम अव्वल आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डाटा में दूसरा ही राष्ट्र बताया जा रहा है, लेकिन मैंने ये बताया ये करंट की चीजें हैं। ठीक है, अब देखो भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने भारत की बात अगर करते हो तो भारत का जो स्थलीय सीमा है, एकदम से ध्यान में रखना, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसका सही है, इसको भी मान लेते हैं सही। ठीक है ना? अब 7वां बड़ा देश तो मैंने बताया ही, लेकिन सर्वप्रथम सूर्योदय की बात अगर किया जाए मेरे दोस्त तो ध्यान में रखना ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। कहां पे होता? अरुणाचल प्रदेश में होता है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। इस अकॉर्डिंग इसमें गलत जो है स्टेटमेंट पूरी तरीका से
गलत डी दिया गया था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सूर्योदय आपका कहां पे हुआ, सूर्योदय आपका मिजोरम में हुआ। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होता, अरुणाचल प्रदेश में होता। इसीलिए जो है आपको पता ही कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे पूर्व में स्थित कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पहले सूर्य का उदय कहां होता, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये चीजें हो गई। अब यहां पे देखो, अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाएगा, अब यहां पे देखिए दूसरी चीजें एक मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछा कि विश्व में सबसे पहले कहां पे सूर्योदय होता है, तो ध्यान में रखना जापान में होता है। कहां पे होता है, तो जापान में। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, भारत का विस्तार है। भारत के विस्तार की अगर मैं बात करूं, भारत का विस्तार कहने का मतलब भौगोलिक विस्तार आपसे पूछा जा रहा है। मान लिया जाए अगर मैं आपको ये मान लिया जाए, ये है आपका साउथ, इधर आ गया आपका ईस्ट, इधर हुआ आपका, इधर आप थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं तो इधर आपका वेस्ट हुआ, और इधर हम आपका लद्दाख वाले क्षेत्र को नॉर्थ मान लेते हैं। तो इसमें भौगोलिक विस्तार यानी कि पूरी पृथ्वी पे हमारी भारत कौन से अक्षांश और देशांतर के बीच में अवस्थित है, ठीक है ना। तो यही होता है आपका भौगोलिक विस्तार। तो कभी कभी एग्जाम में बहुत पूछता है और लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये वाला जो हो गया, क्या हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ हुआ, ये जो है आपका क्या हो गया, ये ईस्ट हुआ, ये क्या चीजें हुआ, तो ध्यान में रखना ये वेस्ट हुआ, और ये जो है आपका क्या चीजें हुआ, ये नॉर्थ हुआ। क्या हुआ है, नॉर्थ हुआ। अब भौगोलिक विस्तार आपसे पूछ रहा है, तो देखो भौगोलिक विस्तार अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान में रखना 67 डिग्री जो है 67 डिग्री, एकदम से ध्यान में रखना 67 डिग्री जो है 87 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, ये हो गया आपका क्या चीज है, पूर्वी, मतलब कि ये देशांतरीय विस्तार। तो अब बताइए यहां पे कुछ चीजें आपका मेल खा रहा है तो आप यहां पे बता सकते हैं। तो देखो यहां पे 37 डिग्री, यहां पे देखिए क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। देखो तो यहां पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि यहां पे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो सबसे साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, तो ध्यान में रखना अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए अक्षांशीय विस्तार के बारे में, किसके बारे में आ जाता है, अगर आपको पूछे अक्षांशीय विस्तार के बारे में तो एकदम से ध्यान में रखना। आइए इसको देखते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए अक्षांशीय, अगर आपसे क्वेश्चंस आए अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो याद में रखना 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान में रखना उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, एकदम से ध्यान में रखना। और अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए देशांतरीय विस्तार, क्या आएगा आपसे, देशांतरीय, एक मिनट थोड़ा सा लिख लेते सही से, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या चीजें, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा, यहां पे देखो तो है, याद में रखना है 67 डिग्री 87 मिनट, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना 67 डिग्री 87 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये भी देखिएगा, तो ये आपका भौगोलिक टोटल विस्तार हो गया। और यहां पे क्या लिखा हुआ रहेगा, तो याद में रखना इसको हम लोग लिखेंगे पूर्वी देशांतर। क्या लिखेंगे, तो ध्यान में रखना पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से भी होके गुजरेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत में बहुत सारे अक्षांशीय रेखा क्रॉस कर रही है। क्या चीजें, तो बहुत सारे अक्षांशीय रेखा क्रॉस कर रही है। तो आपको यह बताना है कि सिक्किम से कब जो है जो अक्षांशीय रेखा आपकी गुजरी वो कहां से गुजरती है। तो ध्यान में रखना वो राजस्थान से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है। कहने का मतलब यह है कि ये वाला, मान लिया जाए कि ये वाला आपका गुजरात का छोर है और यहां पे आपका किसका छोर है, तो ध्यान में रखना
किसका छोड़े, तो ध्यान में रखना वो अरुणाचल प्रदेश का। तो ये चीजें आ गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका गुजरात, और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या चीजें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये भी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो अब ये बताइए कि दोनों में जो है 2 घंटे का अंतर है, कितने का, 2 घंटे का अंतर है, लगभग आपको 30 जो है डिग्री, 30 डिग्री का अंतर होता है, इसीलिए 2 घंटे का अंतर, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 4 मिनट। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि 30 में आ गया तो आगे लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान में रखना। और एक चीजें यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वाला ये तो हो गया, यहाँ पे देख लीजिएगा एक थोड़ा सा चीजें, ये जो है ना 68 डिग्री 7 मिनट है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लगता है हो गया, ये जो है ना थोड़ा सा एक बार इसको सही कर लेना है कि ये जो है ना यहाँ पे 68 डिग्री है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना है कि अक्षांशीय विस्तार जो है आपका ये हो गया कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार यहाँ पे हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या हो जाएगा, 68 डिग्री, एकदम से इसको सही कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम से ध्यान में रखना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार, और अक्षांशीय विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा उसमें हो गया था मिस्टेक लिखने में, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये भी चीजें मैंने बता दिया, आगे क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट देखो क्या है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। मध्याह्न मतलब होता है मानक समय रेखा, मध्याह्न मतलब क्या होता है, जो समय को कंसीडर करता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए मानक समय रेखा, क्या चीज है, मानक समय रेखा की बात अगर करते हो तो ये हो जाता है आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या होता है, तो इष्ट देशांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, इष्ट देशांतर। और मैंने बताया ये कहां से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से क्रॉस करेगी, तो ध्यान में रखना, भारत के 5 राज्यों से क्रॉस करेगी। तो कौन सा हो जाएगा, यहां पर देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे पूर्वी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर हो गया, तो ईस्ट मतलब पूर्वी, तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये जो है आपको इसी से पूरा भारत का समय जो है काउंट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो क्या है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। तो मैंने देखिए कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है, और वहीं पे इलाहाबाद है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इलाहाबाद के नैनी से भी गुजरती है, ठीक है, सेम जगह है, इसीलिए इसको इलाहाबाद के नैनी। तो ध्यान में रखना, या तो इलाहाबाद नैनी भी कहीं कहीं रहेगा लिखा हुआ, कहीं कहीं आपको मिर्जापुर भी रहेगा लिखा हुआ, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। और ये दोनों जो है सेमी जगह पे है, इसीलिए आप इसे कहीं कहीं इलाहाबाद रहता है, कहीं कहीं मिर्जापुर रहता है। और कौन सा जो है देशांतरीय रेखा होता है, तो याद में रखना 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, ठीक है। आगे क्वेश्चंस पे आइए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है कि भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु क्या है, ठीक है ना, भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु की बात अगर करते हैं तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब सुदूरतम दक्षिण बिंदु का देखो, अब यहाँ पे मान लिया जाए कि ये आपका भारत का हम मैप बनाते हैं, ऊपर वाला जो लद्दाख वाला हो जाएगा ये तो नॉर्थ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, साउथ होता है। ये वाला मुख्य भूमि का ये साउथ है। ध्यान में रखना, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट होता है तो उसमें 2 नाम आता है, एक आता है मुख्य भूमि से संबंधित, एक आएगा आपका मुख्य भूमि से संबंधित आएगा। यह भी चीजें ध्यान में रखना, क्या चीजें आता है, तो मुख्य भूमि से संबंधित, ठीक है ना, मुख्य भूमि से। तो मुख्य भूमि वाला अगर बोला जाए तो ध्यान में रखना वो कौन सी हो जाएगी, मुख्य भूमि वाला। तो ध्यान में रखना क्या चीजें हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कन्याकुमारी में स्थित है जिसका नाम है केप कैमोरीन। क्या नाम है, केप कैमोरीन। केप कैमोरीन का नाम ध्यान में रखना, जो कि कहां पे है, तो तमिलनाडु में है। कहां पे है, तमिलनाडु में है। अच्छा, ये कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे है। लेकिन ध्यान में रखना एक और, अगर आपसे पूछा जाए पूरे भारत में से सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ध्यान में रखना ये इंदिरा पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, इंदिरा पॉइंट हो जाता है, जो कहां पे है, ध्यान में रखना
ये आपका जो है कहां पे, इंदिरा पॉइंट जो है आपका ग्रेट निकोबार पे है। कहां पे है? ग्रेट निकोबार पे है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। कहां पे? ग्रेट निकोबार पे। हालांकि इंदिरा पॉइंट वाला जो पार्ट है ना, वो 2004 में एक बार सुनामी आया था जिसके चलते ये जलमग्न हो गया है, लेकिन ध्यान में रखना ये तो है 6 डिग्री अक्षांश के आसपास ये अवस्थित है, जो भारत का जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट होता है। लेकिन अगर भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान में रखना केप कैमोरिन हो जाएगा, जो कहां पे है? तो तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में है। यह भी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में पिग्मेलियन पॉइंट का ही नाम इंदिरा पॉइंट पड़ा। और ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है, अंडमान निकोबार से संबंधित ये क्षेत्र है, जो 6 डिग्री के आसपास इसका जो है जगह है, ठीक है ना। लेकिन सुनामी के कारण ये जलमग्न हो गया, तो इसीलिए ध्यान में रखना कि दक्षिणतम 2 पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें हो गई। अब अगर सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट पूछे तो आता है एक इंदिरा कॉल। क्या आता है? इंदिरा कॉल आता है। क्या आएगा? इंदिरा कॉल आएगा। और इंदिरा कॉल कहां है बच्चे? तो ध्यान में रखना ये लद्दाख में है। कहां पे है? लद्दाख में। अच्छा, ये कितने डिग्री अक्षांश पे है? अगर ये पूछ दे तो ये कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो ध्यान में रखना इंदिरा कॉल वाला जो जगह है वो कहां पे? तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके क्या बताए 37 डिग्री 6 मिनट, तो कितने पे आ जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो जगह है वो इंदिरा कॉल है, जो कहां पे पड़ता है? लद्दाख में, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कार निकोबार, बार निकोबार, छोटा तमिलनाडु, छोटा निकोबार। तो मैंने क्या बताया? ग्रेट निकोबार बताया ना। तो ग्रेट निकोबार का इंग्लिश इसी को बोलते हैं बड़ा निकोबार। तो क्या हो जाएगा? तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अच्छा, तो ये कहां है? तो ध्यान में रखना ये कहां है, तो याद रखना है कि अंडमान निकोबार से संबंधित है। किससे? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। द्वीप समूह से क्या है? संबंधित है। और ये जो है ग्रेट निकोबार को जलमग्न हो गया, वर्तमान में अगर बात किया जाए तो ये जलमग्न हो गया है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो क्या है कि भारत का सुदूरतम दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है? तो अभी जस्ट बताए, तो बड़ा जो है निकोबार पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। देखो क्या है ना कि एक ही क्वेश्चन को 2-3 टाइप से पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको एक आगो क्वेश्चन उस टाइप से लाई हूं। आगे देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? देखिए, अगर आपसे भारत की बात अगर किया जाए तो ध्यान में रखना, आपको मैं बता दूं अगर आपसे जैसे कि भारत, क्या याद रखना कि भारत का सबसे जो है पूर्वोत्तम राज्य की अगर बात किया जाए तो ध्यान में रखना वो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। यह भी चीजें ध्यान में रखना। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ये क्या हो जाएगा? उधर पूरब तो इधर पश्चिम, तो इधर पश्चिम में सबसे पश्चिम में स्थित राज्य क्या चीज है? भारत के सबसे पश्चिम में स्थित अगर राज्य की बात अगर किया जाए तो ध्यान में रखना गुजरात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी में स्थित है? पूरा में अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है। आगे क्वेश्चंस पे देखिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली बात क्या है कि थोड़ा सा क्लास में डिले हो रही थी, जिसके चलते हमें जो है जल्दी लाना पड़ा, तो थोड़ा सा पीपीटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन अगले दिन से नहीं होगा। आगे देखिए, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा की ओर से लगा हुआ पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ मिजोरम, बांग्लादेश, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपके देश में सीमावर्ती जो है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। तो आप अगर बात करते हो तो आपके पड़ोसी जो है आपके अगर पड़ोसी देश की बात अगर करो पड़ोसी देश की बात अगर करो तो सबसे बड़ा जो है आपका बांग्लादेश है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे ज्यादा जो है सीमा साझा करने वाला देश आपका बांग्लादेश है। कहने का मतलब ये बताइए कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा ओर से लगा हो। देखिए ये थोड़ा सा अटपटा हमको लग रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें सॉल्व नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसको सही करके जो है हम दूसरी स्लाइड में लाएंगे, ठीक है। अब देखिए रेड क्लिफ लाइन, देखिए
भारत का जो है, भारत में दो प्रकार से सेपरेशन लाइन होता है, किसी भी देश का हो लेकिन भारत में भी दो प्रकार से सेपरेशन लाइन होता है। एक होता है कृत्रिम तरीके से सेपरेट होता है, दो देश कृत्रिम तरीके से सेपरेट होता है, और एक होता है नेचुरल तरीके से सेपरेट होता है। तो ध्यान में रखना कि आपका जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान जो देश है, आपकी क्या चीज है, पाकिस्तान, पाकिस्तान है, ये आपका एक क्या है, तो ध्यान में रखना पड़ोसी देश है। क्या है आपका, तो पड़ोसी देश है। अच्छा, तो ये कितना बॉर्डर साझा सीमा करता है आपके साथ, तो अगर ये बात किया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए कि पाकिस्तान, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखो पाकिस्तान और भारत के बीच में आपको पता है ये पड़ोसी देश आपका ही है, ठीक है। तो ये जो है कितना, तो 3323 जो है किलोमीटर आपके देश के साथ ये बॉर्डर साझा करता, और इसमें जो है एक कृत्रिम सेपरेशन लाइन लगाई गई थी, एक जो है कृत्रिम जो है आपका विभाजन रेखा है, कृत्रिम जो है विभाजन रेखा खींचा गया है, जिसे आप रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं आप, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। यह भी चीजें ध्यान में रखना, क्या चीजें, रेड क्लिफ लाइन के नाम से। तो पाकिस्तान आपका एक जो पड़ोसी देश है जो 3323 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता, और उसके साथ आपका रेड क्लिफ लाइन है। वहीं पे अगर आप भारत और चीन की बात अगर करते हैं, तो भारत और चीन के साथ जो है आपका कौन सा लाइन है, तो याद में रखना मैक-मोहन लाइन है। कौन सी लाइन है, मैक-मोहन लाइन है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आपका 323 किलोमीटर जो है सीमा भी साझा होता, और कृत्रिम विभाजन जो रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन है। एकदम से चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम सजाइए। देखिए एक्चुअली बात क्या है कि आपको एकदम से ध्यान में रखना, जैसे कि हमारे भारत के साथ पड़ोसी देश जो लगे हुए हैं उसका हम एक बार ध्यान में रखना। सबसे पहले नाम हम आपको लिख देते हैं बांग्लादेश। क्या नाम लिखते हैं, तो ध्यान में रखना बांग्लादेश। क्या नाम है, तो बांग्लादेश, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे। 2 नंबर में लिखो, 2 नंबर में लिख लेते हैं हम चीन का नाम। किसका, चीन का नाम। 3rd नंबर पे हम लिखते हैं पाकिस्तान का नाम। किसका, पाकिस्तान का, पाकिस्तान। चलिए 4थे नंबर पे हम किसका लिखते हैं, तो 4थे नंबर पे हम लिख देते हैं नेपाल का, नेपाल। और 5वें नंबर पे मैं किसका लिखूं, तो 5वें नंबर पे हम लिखते हैं म्यांमार का। किसका लिख रहे हैं, म्यांमार का, ठीक है ना। अच्छा 6ठे नंबर में भी कोई आता है क्या, चलिए भूटान का लिखते हैं। किसका, भूटान का। चलिए 7वें नंबर पे हम यहाँ पे लिखते हैं जो कि अफगानिस्तान है। कौन सा है, अफगानिस्तान है। कौन सा, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान हो गया। अब देखो कभी कभी आता है किसके साथ कितना बॉर्डर साझा होता है, ये चीजें आ रही है, तो चलिए इसके बारे में ध्यान में रखना। तो बांग्लादेश देखो, तो बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर, कहीं कहीं 6 भी रहेगा दिया हुआ, तो घबराना नहीं है। चीन जो है आपका 3488 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है। पाकिस्तान आपके साथ जो है 3323 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है। नेपाल जो है आपके साथ 1751 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है। म्यांमार, अच्छा म्यांमार की बात अगर करते हैं तो याद में रखना है ये 1643 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है। भूटान 699 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर बॉर्डर साझा करती है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ पे बांग्लादेश 4096, 3488। अब बता दीजिए, अब आप लोग कमेंट करके बताना। मैंने यहाँ पे लिख दिया सबका डाटा। अब यहाँ पे है कि मध्य जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी कि अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतराल जो है आरोही क्रम में आपको सजाना है। अब आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके, मैं देखूंगी कमेंट जो है आपको नेक्स्ट क्लास लेने इसके पहले मैं कमेंट देखूंगी कि आप लोग का रिस्पॉन्स है कि नहीं। आप लोग इसमें कमेंट बताना, और इसीलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें डाटा सबका लिख दिया है। अब आप समझिएगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, ठीक है। ए बी जो भी होगा कमेंट में बता देना। आगे क्वेश्चन से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की बाहरी सीमा तट से कितने समुद्री मील तक फैली हुई है। देखिए अब जैसे कि आप अगर ये भारत की बात अगर करते हो, ये हमारी भारत है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है आपकी, तो बंगाल की, यहाँ पे क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे क्या है, तो अरब सागर है। पश्चिमी
तट में क्या है? तो अरब सागर है। अब देखिए क्या है कि ये वाली जो आपकी लाइन है, ये वाली देखो यहाँ पे पानी है, तो ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? आधार रेखा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? आधार रेखा। इसे क्या कहते हैं? आधार रेखा। अब ये मत समझना कि हमारी भारत का सिर्फ संप्रभुत्व इसी के इतना ही जगह पे है, नहीं भाई साहब, और भी जगह है। ध्यान में रखना, जब हम इस आधार रेखा से 12, याद में रखना 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक जब जाते हैं तो यहां तक समुद्र के यानी कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक हमारे भारत का संप्रभुत्व होता है। क्या होता है? हमारे भारत का ये जो है संप्रभुत्व क्षेत्र होता है, जहां पे भारत का पूर्ण तरीका से अधिकार होता है। तो ध्यान में रखना, जिसे आप क्या बोलते हैं? समुद्र, कितने समुद्री मील तक? बाहरी सीमा तट से तो 12 समुद्री मील तक हमारे भारत का संप्रभुत्व वाला प्रादेशिक क्षेत्र होता है। ठीक है ना? ये भी चीजें ध्यान में रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। क्या हो जाएगा आपका? 12 समुद्री मील जो है इस क्वेश्चन का एक जो है आंसर हो जाएगा। ये भी चीजें आपको क्या करना? ध्यान में रखना। तो यहां तक 12 यानी कि आप आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक पूरी तरीका से जो है आपका अधिकार होता है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। और अभी हम लोग जो है टोटल इंट्रोडक्शन में देखिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज से ये क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, ठीक है ना? तो अगर कुछ चीजें में प्रॉब्लम हुई होगी, थोड़ा सा हम मैप वैप लगा के भी इसको बताते, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी सी मतलब कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके चलते हमें आपातकालीन स्थिति में लेना पड़ा, क्लास लेना पड़ा। तो लेकिन नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे तो आपका पावर पॉइंट भी सही से होगा, इमेज भी हम अच्छे से लगा के कंटिन्यू आपको जो है इस तरीके से आपको मिलेंगी क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज सेशन को देखिएगा, एक दूसरे से शेयर करिएगा, साझा करिएगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर भी आप लोग दीजिएगा। और जो एक क्वेश्चंस मैंने बताया जिसके बारे में, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, थैंक यू।